ठीक है। हेलो। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुखदेव शर्मा और हम लोग अगले क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। दरअसल ये उस समय की बात है जब, यानी आज से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही, 2025 चल रही, हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व की, 16 सेंचुरी बीसी की। उस समय क्या था कि उस समय तक लोहे का सही से विकास हो चुका था। हम लोग महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं कि महाजनपद काल में कुछ महाशक्तिशाली महाजनपद हुए थे, जिनमें से मैंने बात की थी कि मगध था, और फिर हमारा कौशल था, अवंती था और वत्स। ये हमारे कुछ खास और शक्तिशाली क्षेत्र हुए थे। हालांकि वैशाली भी था, लेकिन वैशाली महाशक्तिशाली चीजों में से नहीं था। वैशाली गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध था, और वैशाली का जो एक क्षेत्र था जिसको कहते थे हम लोग लिच्छवी। लिच्छवी एक गणराज्य था और ये कई संघों का एक, कई क्षेत्रों का एक संघ था। तो ठीक है, हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है और इसके उत्कर्ष के मुख्य कारण क्या क्या रहे होंगे जिससे कि ये इतना आगे बढ़ गया। हम बात करते हैं इसके कारणों की और इसके भौगोलिक विस्तार की। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये बिहार के क्षेत्रों में पड़ता है वर्तमान में। इस क्षेत्र में यहां पे अगर हम बात करेंगे, हालांकि इसका विस्तार तो बाद में होता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि यहां पे दिखाई देता है ये हमारा मगध। मगध की राजधानी जो थी वो थी गिरिब्रज। इसको राजगिरा भी कहा जाता था। इसके उत्कर्ष के कारणों में कुछ प्रमुख कारण ये हैं कि सबसे पहला कारण तो ये था कि ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्र था। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरफ से इनकी सुरक्षा करता होगा। कोई दुश्मन जो है वो अगर अटैक करने आएगा तो उसे पहाड़ी को पार करना पड़ेगा, और पहाड़ी को पार करना पड़ेगा तो इनको मालूम चल जाएगा कि ऊपर साइड से कोई ना कोई दुश्मन आ रहा है, और फिर ये इससे उनकी सुरक्षा हो जाती थी। इसका मतलब है कि इन्होंने जो सैनिक के रखरखाव में खर्च होता है उसका इनसे बचाव हुआ। दूसरी बात, लोहे का विकास हो चुका था। लोहे का विकास हुआ तो फिर हथियार बने, नए नए उपकरणों का विकास हुआ। सेना को हथियार देने के साथ साथ इनका तकनीकी विकास भी हुआ, क्योंकि कृषि में तकनीकी का विशेष योगदान होता है। जब तकनीकी में इसका योगदान चलता है तो उससे क्या होता है, कृषि की उपज अच्छी होती है। अगर कृषि उपज अच्छी होगी तो उसमें कृषि में अधिशेष बचेगा। क्या बच रहा है? कृषि अधिशेष। अगर कृषि अधिशेष बच रहा है तो उस कृषि अधिशेष के लिए फिर व्यापार होगा, और अगर व्यापार होगा तो इससे क्या है कि उस राष्ट्र में, उस जगह में समृद्धि आएगी, और वह समृद्धि क्या होगी, उस राज्य का विस्तार करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि सैनिक के रखरखाव में जो पैसा खत्म होता था वो बचाया, जो राज्य के कार्यों में लगा। दूसरा, कृषि उपज अच्छी हो रही है तो कृषि अधिशेष हो रहा है तो व्यापार भी समृद्धि हो रही है। दूसरी बात है कि अच्छा जब अन्न हो रहा है तो क्या होगा कि यहां पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो कार्यशील संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। कार्यशील संसाधन का मतलब ये हो गया मानव संसाधन, फिर उनका यूज हो सकेगा। ठीक, इसके अलावा यहां का क्षेत्रीय जंगल था,
कैसा क्षेत्र था दोस्तों? जंगल का क्षेत्र था। जंगल से प्राप्त होती थी इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी। यह इमारती लकड़ी मकानों को बनाने के साथ साथ और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आती थी। साथ ही साथ हथियारों को पकड़ने के लिए मूठ का काम करती थी। हथियार बनाने के काम आती थी ये लकड़ी। आने जाने के ट्रांसपोर्ट के लिए साधन बनते थे। इसका मतलब है रथों का निर्माण होता था, है ना। अब पास में ही इसके यहां पर जो है वो हमारी खाड़ी है बंगाल की, तो हो सकता है कि इनका ट्रांसपोर्ट भी होता हो, उसके लिए नावों का निर्माण भी किया जाता रहा होगा। इस प्रकार से काम चलता था। इसके अलावा ये जो क्षेत्र था यहां पर एक हमारी गंगा नदी गई हुई थी। गंगा नदी गई हुई है तो ये दोआब का क्षेत्र हो गया। यहां से ये यमुना नदी हो गई, यहां से ये सोन नदी तक था। कहां तक? सोन नदी तक। इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के यहां तक सोन नदी तक था, और उत्तर में ये सिक्किम के क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में इन क्षेत्रों तक था, उड़ीसा के क्षेत्रों तक। साम्राज्य का विस्तार हो गया। ठीक, हाँ, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। नदियों का दोआब क्षेत्र, नदी का दोआब क्षेत्र, जाहिर सी बात है कि अब दोआब क्षेत्र है तो दोआब की जलवायु अच्छी होगी, सीधी सी बात है। सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, आवागमन सुगम हो जाएगा, आने जाने का खर्च भी कम आएगा, है ना। इसके अलावा जो जल में हमारे कुछ खनिज संसाधन होते हैं उनकी भी प्राप्ति हो जाएगी, और साथ ही साथ कृषि के लिए हमारी सिंचाई की व्यवस्था यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मुख्य पहलू थे जिससे हमें ये मालूम चलता है कि मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष में ये किस प्रकार से काम आए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हाथ किसका था, किसका योगदान था। थोड़ी सी हम लोग इसकी बात करेंगे। ध्यान रखें, ये जो बुद्ध काल से पहले की अगर हम बात करें तो यहां का राजा जो था वो माना जाता था बृहद्रथ। यहां पर दो राजाओं का नाम मिलता है, बृहद्रथ और जरासंध। ये जरासंध वही राजा है जिसको भीम ने मारा था। कृष्ण, महाभारत में जो कृष्ण है, कृष्ण जाकर के इसको मारने के लिए लेके जाते हैं किसको? भीम को, और इसकी टांगों को ऐसे चीर के फेंक दिया जाता है। ये कहानी आपने सुनी होगी और महाभारत में देखी भी होगी। पहले वो उसको चीर के ऐसे से फेंक रहे थे तो कहते हैं कि वो बार बार अपने आप जुड़ जा रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ऐसे करके इसको चीर के एक इधर भेज दो, एक को इधर फेंक दो, तो ये आपस में इनका जो है कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसी कुछ कहानी हमको देखने को मिलती है। इन्हीं के वंश का था जिसका नाम था बिंबिसार। इस बंदे का क्या नाम है? बिंबिसार नाम है। और बिंबिसार ने जो स्थापना की थी वो की थी हर्यक वंश की। कौन सा है? हर्यक वंश। इस वंश को पितृहंता वंश भी कह सकते हैं, कहा भी जाता है पितृहंता वंश। ठीक है, होता क्या है कि बिंबिसार को उसका बेटा ठोंक देता है, मतलब अजातशत्रु, और अजातशत्रु को उसका बेटा यानी उदयन ठोंक देता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, हालांकि लास्ट में जाकर के उदयन तो अपने ही आप शासन दे देता है अपने बच्चे के हाथ में। देखते हैं क्या होता है। तो बिंबिसार जो होता है वो वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। बड़ा मतलब शौक था इसको नई नई शादियां करने का, वैवाहिक संबंधों के जरिए। ठीक, हम लोग मैप के वाइज देखते हैं कि इसने शादी कहां कहां से की और कितनी शादियां जो है वो की होंगी। ठीक है,
ये क्षेत्र है हमारा मगध। ठीक, इसकी राजधानी जो थी वो थी गिरिव्रज। ध्यान रखें, गिरिव्रज को राजगिरा भी कहा गया है। गिरि का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, तो ये पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसको गिरिव्रज बोल दिया होगा। इसने पहली शादी की अपनी कौशल से। कहां से की है? कौशल से। कौशल की राजधानी वाराणसी थी, तो जाहिर सी बात है कि ये यूपी की ही बात हो रही है। यहां से इन्होंने शादी की। इनकी पत्नी का नाम था महाकौशला देवी। महाकौशला देवी। ये जो थी, ये प्रसेनजित जो एक शासक थे उनकी बहन थी। किसकी बहन है ये? प्रसेनजित की। आराम से देखें, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, कुछ इसमें जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए मैंने स्लो पढ़ाना शुरू कर दिया है, इतनी स्पीड में नहीं रखेंगे मामले को। प्रसेनजित की बहन थी, तो दहेज में इनको काशी दिया गया। हमको साला कोई हेलीकॉप्टर देने को तैयार नहीं है और इनको काशी मिल गया, पूरा स्टेट मिल गया यार, हद है। और इनसे इनको उस जमाने में 1 लाख की आय होती थी। 1 लाख, देख रहे हो? उस जमाने का 1 लाख का मतलब हो गया आज का 1 बिलियन। मतलब भाई उस समय रुपया कीमत बहुत कम रही होगी ना, मतलब रुपया कीमत अच्छी थी, कोई विदेशी सिस्टम था नहीं। तो इस प्रकार से कहानी हमारी चल रही थी। 1 लाख की आय हो रही है और ये काशी पड़ता है यहां पर। ससुराल जे है, देखो यहां तक जाओ, ससुराल है जे, और ये पड़ता है रास्ते में। तो जब रास्ते में पूरे लाव लश्कर के साथ आप निकलोगे यहां पे, तो यहां पर अब एरोप्लेन तो है नहीं कि 2 दिन में पहुंच जाओगे। जाने के लिए कई दिनों का रास्ता सफर करना पड़ता था। तो रास्ते में जितने भी राज्य पड़ते थे या क्षेत्र पड़ते थे, वो वहां के लोगों के जो जा रहे हैं, राजा जा रहे हैं, उनकी सेना है, प्रशासन है, उन सबके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। सब कुछ करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भैया, वरना राजा ठोक देगा, सारी सेना लेके चल रहा है। तो काशी प्रांत इनको मिल गया, इससे 1 लाख की आय हो रही है, तो अब कब्जा यहां पे हो गया। और ये है ससुराल। और ससुराल में अगर कोई चीज मांगी जाए तो मना तो ना कर दी जाएगी। जब किसी ने अपनी बेटी दे दी है तो उसके बाद में फिर और भी चीजें, ठीक है भैया 5 करोड़ रुपए दे दो, ये बात वो बात, खैर कोई नहीं। इन्होंने कहा यार कि ठीक है, अभी साम्राज्य का विस्तार प्यार से करना है, एक शादी में और करूंगा। तो ये एक शादी और करते हैं। कहां से? यहां से। ये बिहार का उत्तरी क्षेत्र होता है, और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में ये क्षेत्र कौन सा? वैशाली है। ठीक, और वैशाली का एक विशेष क्षेत्र यानी गणराज्य पड़ता है जो है लिच्छवी। और लिच्छवी की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था चेलना, मेरे ढोलना। तो ये चेलना का विवाह किससे हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है बिंबिसार से। ये इनकी दूसरी बहू है। अब सोचो पहले कि कब्जा अब कहां भी होगा इनका, धीरे धीरे करके वैशाली में भी, वैशाली। ठीक है, अब यहां से इनका विवाह हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। बोले यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा दूर से निकले। तो ये क्या करते हैं, एक शादी फिर और करते हैं। अजातशत्रु मना कर रहा कि यार रहने दे रहने दे, लेकिन फिर कहां पहुंच गए? पंजाब। पंजाब पहुंच गया। अब पंजाब की राजकुमारी थी एक क्षेमा, ये थी मद्र कुल की राजकुमारी। देख रहे हो, सब राजकुमारी पटा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब यहां पंजाब पहुंच गए हैं तो यहां से भी सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक बना होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरी बात है, यहां पर एक शासक था अवंती, राज्य था एक अवंती, और अवंती का जो राजा था वो था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत को एक बीमारी हो गई थी।
पी लिया। अब बेचारा मरने वाला रहा होगा, हालांकि थी इनकी दुश्मनी। बिंबिसार की दुश्मनी किससे चल रही थी? चंड प्रद्योत से। तो चंड प्रद्योत ने एक मतलब कूटनीति अपनाई। पहले कूटनीति देखो बंदे की। उसने क्या किया कि यहां पर अपने एक वैद्य को भेज दिया, जिसका नाम था जीवक। अब जीवक गया यहां पे चंड प्रद्योत के पास। इसने कहा महाराज मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूं। बोले तुम कैसे कर सकते? बोले मेरे पास फॉरेन से मंगाए हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, या मेरे पास कुछ इंजेक्शन वगैरह है, पैरासीटामोल सिफिक्जिम वगैरह इसने मिलाई और इनको मना लिया, खिला दी। चंड प्रद्योत जो है ठीक ठाक हो गए। ठीक ठाक हो गए तो फिर इनकी हो गई दोस्ती, फिर ये हो गए मित्र। बाद में फिर ये कब्जा भी कर लेंगे यहां पर। तो देखो पहले यहां तक गए, ये कब्जा किया थोड़ा थोड़ा, पूरी तरीके से ये कब्जा करेंगे। इस प्रकार से इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। ये मैंने अवंती थोड़ा दूर कर दिया है, बाद में ये हो जाएगा, यहां ये भी क्षेत्र हो जाएगा, कब्जे में इनके आ जाएगा। अब फिर से जो सोच ही रहे होंगे कि यार और एक ब्याह कर लूं या और शादियां कर लूं। अजातशत्रु इनको मना कर रहा, बोले यार अब रहने दे, अब ऐसा करो, मेरे को जरूरत है इस शासन की। अब मेरे को ये शासन चाहिए। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि एक वैशाली की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी से चल रहा था इनका चक्कर, अजातशत्रु का। ऐसी कोई डिमांड आई होगी कि या तो तुम शासक बनो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। बोले यार बढ़ाई नहीं मान रहे हैं, वो और शादी करने सोच रहे हैं खुद अपने आप। तो प्रयास किया इन्होंने, समझाया, वो नहीं माने। बिंबिसार को ठोक दिया। किसने? अजातशत्रु ने। बोले अब तुम्हारा काम खत्म है, तुम चिंता मत करो, देखो अपना। तो अगला शासक कौन आ जाता है? अगला शासक आ जाता है अजातशत्रु। ठीक। अब अजातशत्रु भाई एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसको ये छोटी मोटी चीजें चाहिए नहीं। उसने क्या किया कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सी नई नई चीजों को आजमाया। ठीक, ये जीवक है, ये जो महाराज हैं ये जीवक हैं। इनको इन्होंने भेजा था और आज भी इनको एक चिकित्सक के रूप में माना जाता है। ये बिंबिसार है। बिंबिसार जो है बुद्ध के आदेशों का पालन कर रहा था और जो भिक्षु थे उनका इसने स्वागत किया था। अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने कहा भैया मेरे को तो साम्राज्य का विस्तार करना है। उसने प्रसेनजित से युद्ध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। हालांकि हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने आपस में क्या किया, टाई अप कर लिया। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बाजरा। बाजरा से इन्होंने विवाह कर लिया। किसने विवाह कर लिया? अजातशत्रु ने। तो जाहिर सी बात है कि कौशल भी क्षेत्र इनके संपर्क में आ गया। काशी तो पहले से ही था। अब दूर कौन था? दूर था बज्जी। अब मेरी बज्जी हो जाए, मतलब वैशाली की बात कर रहा हूं मैं। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। अब वैशाली को करना है कब्जे में। अगर कब्जे में करना है तो थोड़ी और रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वैशाली ऐसे कब्जे में नहीं आएगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है क्योंकि जो वैशाली के लोग हैं वो लोग थे लिच्छवी गणराज्य के। इसका मतलब यह है कि वह अपने राजा के लिए काफी, राजा से अपनी काफी सुरक्षा महसूस करते थे। और ऊपर से क्या है कि ये जो बज्जी का क्षेत्र है, वैशाली का जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र से ऊपर है। अगर ये ऊपर है तो यहां पर जाने के लिए आपको किसी खास विधि की जरूरत पड़ेगी। अगर सेना जा रही है तो दूर से दिख जाएगी, और अगर दूर से दिख जाएगी तो वहां के लोग पहले अटैक कर सकते हैं। तो जो बोला कि मैं फिर यह क्या करूं, तो इसने अपने एक मित्र की सहायता ली। मित्र का नाम था बस्सकार।
किसकी सहायता ली दोस्तों? बस्कार की। ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी कूटनीति से वहां के लोगों में फूट डाल दी। कहां के लोगों में? लिच्छवी के लोगों में। जाहिर सी बात है कि अब आज की तरह मतलब करप्शन लोग करते ही करते होंगे, तो उनको पटा लिया। दूसरी बात है कि फिर सेना यहां पर कैसे जाएगी? तो सेना जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ती थी। तो इसने कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया, जैसे रथमूसल और एक था महाशिलाकंटक। इन दो प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया। ये अभी दिखाता हूं मैं, ये किस प्रकार के यंत्र थे। ये जो है, ये है रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये क्या है? ये रथ में जो लगा हुआ एक प्रकार का, ये इस प्रकार से ये ब्लेड टाइप का है। जब घोड़ा चलता है, रथ से जब घोड़ा चलता है, तो ये ऐसे करके घूमता होगा, ऐसे करके इस तरह घूमेगा। तो आस पास में जो भी लोग आएंगे वो खच 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 करते जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा ये था, इसमें क्या था कि यहां पर कुछ चीजों पत्थर टाइप की रखी जाएंगी यहां पर, और इसको फिर यहां से छोड़ दिया जाएगा, तो ये ऐसे करके गुलेल की तरह धक्का मारेगा। तो यहां से जलती हुई चीज दूर तक जाएगी ऐसे करके। जैसे गुलेल है, तुम्हें पेड़ पे निशाना लगाना, पेड़ पे निशाना लगा दिया, क्या हम खुद वहां पर जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। निशाना भी लग जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो ये इन दोनों चीजों का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। ठीक है। अजातशत्रु के ही समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक। बौद्ध संगीति, जाहिर सी बात है कि उसमें महात्मा बुद्ध नहीं थे। ठीक। इसका पुत्र होता जिसका नाम होता उदयन, और उदयन भी किसको मार देता है? अजातशत्रु को। यह भी कुछ समय तक शासन करता है, फिर उसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग नामक एक व्यक्ति होता है, वो इनको मार देता है, इनके जो वंशज होते हैं। फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है, जिसका जो सबसे शक्तिशाली शासक आता है उसे कहा जाता है काकवर्ण। काकवर्ण को कालाशोक भी कहा जाता है, कालाशोक के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी हत्या कर देता है महापद्म नंद चाकू से। किसके द्वारा मारा जाता है? महापद्म नंद। हालांकि महापद्म नंद इसको मारने के पश्चात भी तुरंत शासन नहीं कर पाता, उसको 22 साल का लगभग वेट करना होता है। क्यों? क्योंकि इनके बाद में लगभग 10 और पुत्र माने जाते हैं, कि इसके 10 पुत्र और थे। मतलब वही 8-10 रहे होंगे, और महापद्म नंद फिर उसके बाद में इन 22 वर्षों के पश्चात में नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्म नंद जो था वो क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता था। क्षत्रियों का
विनाशक, ये सेकंड परशुराम था। इसका दूसरा नाम क्या है? द्वितीय परशुराम। जैसे कि ये कहानी आता है कि परशुराम ने 36 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी थी। लेकिन ये एक पॉइंट है यार, अगर 36 बार मार दिया सारे क्षत्रियों को, तो उसके बाद जो क्षत्रिय थे वो कहां से आए? थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। तो खैर, मतलब साफ साफ कहा गया है कि परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अगर क्षत्रिय विहीन हो गए हैं तो फिर बाकी क्षत्रिय वो कहां से आए? देख लेना भाई कहां से आए हैं, मुझे नहीं मालूम है। इसको द्वितीय परशुराम कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे के पॉइंट की, तो इसमें आता है अंतिम शासक इसका धनानंद। इसके भी महापदम नंद के भी लगभग 10 पुत्र हो रहे थे। उन 10 पुत्रों में एक था धनानंद। धनानंद बड़ा शराबी टाइप का आदमी था, मतलब हर समय मस्त रहता था। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा शासन इसको मिल गया। भाई जिसके घर में सब कुछ खाने पीने को, वो मेहनत काहे करे? इसके समय ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के ही समय इसने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को इसने घर से निकाल दिया था। मतलब भरे दरबार में उनकी बेइज्जती करी, उनका अपमान करके उनको बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि तभी चाणक्य ने कसम खाई थी, आई विल डिस्ट्रॉय यू। अब बाद में डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं। 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी हम लोग बिल्कुल बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब मौर्य शासन को भी। इसमें से अशोक सबसे महान शासक माना जाता है इस काल का। उस काल में भी धार्मिक सुधार आंदोलन हमको दिखाई देता है कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो ये दोस्तों था हमारा मगध साम्राज्य। और जरूरत की जो चीज है इसमें वो ये है कि अभी एक आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं, ये वाले पॉइंट की। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ये काम में आ जाता है कि हर्यक वंश का कौन संस्थापक था या शिशुनाग वंश का कौन संस्थापक था। तो ध्यान रखें, इसका संस्थापक ये है और शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश का महापद्मनंद हो गया। ठीक है, कितने समय तक इन्होंने शासन किया? सबसे ज्यादा समय दिखाई देता है बिंबिसार के लिए। बिंबिसार जब नहीं माना तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने इसको ठोक दिया था, जैसा कि मैंने बताया। 32 साल तक इसने किया और उदयन ने किया है और कुछ वर्षों तक, मतलब 48 वर्षों के करीब तक। ठीक, काकवर्ण के 10 पुत्र माने जाते हैं जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करता है और फिर उसके बाद में इसका जो 8 पुत्र होते हैं उनमें से पुत्र आता है एक धनानंद। धनानंद सिकंदर के आक्रमण के समय ये क्या क्या कहानियां होती हैं, ये कहानी मैं सुनाऊंगा आपको अगली कड़ी में। जब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए।